राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा रागांग वर्गीकरण। तो आज हम समझेंगे कि जो हमारी रागांग वर्गीकरण पद्धति होती है वो क्या होते हैं और इसका लाने का श्रेय किसे जाता है, या फिर जो हमारे रागांगों की संख्या है वो हमारे संगीत में कितनी है जो मुख्य रूप से मानी जाती है, और हमारे रागांग होता क्या है आज हम इसको जानने वाले हैं। और जानेंगे जो हमारे रागांग की संख्या है उनके नाम क्या क्या है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में। तो सबसे पहले लिखेंगे कि इसको लाने का श्रेय जो है वो किस विद्वान को जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि रागांग वर्गीकरण पद्धति को प्रयोग में लाने का श्रेय, तो लिखेंगे यहाँ पे कि रागांग वर्गीकरण पद्धति को प्रयोग में लाने का श्रेय, प्रयोग में लाने का श्रेय प्रयोग में लाने का श्रेय आधुनिक विद्वान, कौन? तो आधुनिक विद्वान कौन है हमारे? एक है विष्णु नारायण भातखंडे और एक है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो आधुनिक विद्वान पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य, शिष्य कौन? तो नारायण मौरेश्वर खरे, नारायण मौरेश्वर खरे। ये हाईलाइट कर लेना ब्लैक पेन से। जो नारायण मौरेश्वर खरे जी हैं इन्हीं को रागांग वर्गीकरण पद्धति को प्रयोग में लाने का श्रेय जाता है। तो नारायण मौरेश्वर खरे को है। इन्होंने जो है सभी रागों के लिए कितने रागों को चुना है? तो 30 रागों को चुना है। तो इन्होंने सभी रागों में से कितने रागों को चुना? तो सभी रागों में से कुल 30 रागों को चुना, 30 रागों को चुना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? तो इसे ही रागांग कहते हैं। तो यानी कि सभी रागों में से 30 रागांगों को जो चुना है उसे ही रागांग कहते हैं। उसे ही रागांग कहते हैं। तो जो हमारे 30 राग के अंतर्गत ही इन्होंने सभी रागों को रखा है। यानी कि जैसे कि हम मान सकते हैं कि सभी रागों में से इन्होंने कुल 30 रागों को चुना, उसे इन्होंने रागांग कहा। और उन्हीं 30 रागांग के अंतर्गत उन्होंने हमारे संगीत के सभी रागों को रखा है। तो एक पॉइंट और बढ़ाएंगे इसमें ऐसे करके कि 30 रागांगों के अंतर्गत, 30 रागांगों के अंतर्गत क्या? तो 30 रागांगों के अंतर्गत इन्होंने
30 रागांगों के अंतर्गत इन्होंने सभी रागों को रखा है। इन्होंने सभी रागों को रखा है। इतना नोट कर लेंगे। सभी रागों को रखा है। तो इन्होंने कितने? तो 30 रागांगों के अंतर्गत इन्होंने हमारे संगीत के सभी रागों को रखा है। पहले तो इस पॉइंट को समझेंगे कि इन्होंने सभी रागों के लिए मुख्य 30 रागों को चुना, यानी कि जो हमारे सभी राग थे इन्होंने उसमें से मुख्य 30 रागों को चुना, जिसे इन्होंने रागांग कहा, और उन्हीं 30 रागांग के अंतर्गत ही इन्होंने सभी रागों को फिर उसमें रखा है। तो इसे इन्होंने क्या कहा है? इसे इन्होंने रागांग कहा। यहाँ से अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा, तो मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि रागांगों की संख्या कितनी है। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि रागांगों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रागांगों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 30 हमारे क्या हो जाएंगे? तो रागांग। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये, रागांगों की संख्या कितनी है? तो 30 रागांग की है। या फिर सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि रागांग की संख्या या 30 रागांगों को प्रयोग में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो है हमारे नारायण मौरेश्वर खरे। कौन? नारायण मौरेश्वर खरे। तो इनको प्रयोग में लाने का श्रेय जाता है हमारे रागांगों को। तो ये हाईलाइट करके लिखना आप, जो नारायण मौरेश्वर खरे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता भी है कि रागांगों की संख्या कितनी है या फिर रागांगों को प्रयोग में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो वो है हमारे नारायण मौरेश्वर खरे। इतना नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो आगे लिखेंगे कि जो हमारे रागांग होते हैं इनमें क्या विशेष होता है। तो इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक रागांग की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। एक विशेष पहचान होती है जो उस रागांग के, यानी कि जो उस रागांग के सभी रागों में पाई जाती है। उस रागांग के सभी रागों में पाई जाती है। यानी कि जो हमारे 30 रागांग होते हैं उनमें सभी रागांग की 30 की अपनी एक विशेष पहचान होती है जो उस राग के सभी रागों में पाई जाती है। जैसे कि हमारे एक थाट होता, एक नहीं बहुत सारे थाट, यानी कि रागांग 30 होते हैं। जैसे कि काफी थाट, काफी रागांग होता है, तो उसके जो भिन्न भिन्न अलग अलग राग हैं, तो उस रागांग की जो पहचान है वो उन सभी रागों में आपको एक टुकड़ा देखने को मिलेगा। तो आगे लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए कि कुछ समूह होते हैं जो अपनी छाया स्पष्ट बताते हैं, पाई जाती है, और कुछ समूह होते हैं कुछ समूह होते हैं जो अपनी छाया
जो अपनी छाया स्पष्ट बताते हैं। स्पष्ट बताते हैं। और लिखेंगे कि जो हमारे विद्वान हैं वो क्या कहते हैं, यानी कि खरे जी कहते हैं कि इस प्रबलता का प्रमुख कारण यही था, यानी कि खरे यानी कि मौरेश्वर खरे जी कहते हैं कि यानी कि जो ये रागांग वर्गीकरण पद्धति लेके आए, इस प्रबलता का प्रमुख कारण यही था, यही था कि राग की सामान्य या फिर रागों की सामान्य पहचान तो कि रागों की सामान्य पहचान तो स्वरों द्वारा हो जाती है, लेकिन इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें आगे लिखती हूँ। लेकिन जो विशिष्ट पहचान है वो, या फिर जो सूक्ष्म पहचान है वो विशिष्ट स्वर समुदाय के माध्यम से ही उपयुक्त या फिर संभव है। तो इतना पहले नोट करेंगे, मैं आगे बताऊं इसमें आपको। तो हमारे जो खरे जी हैं वो क्या कहते हैं कि रागों की सामान्य पहचान तो स्वरों के द्वारा हो जाती है, लेकिन जो हमारे सूक्ष्म पहचान है वो विशिष्ट स्वर समुदाय के माध्यम से ही संभव है। तो आगे इसके आगे लिखेंगे कि लेकिन विशिष्ट पहचान या लेकिन सूक्ष्म पहचान, लिखिए लेकिन सूक्ष्म पहचान विशिष्ट स्वर समुदाय के माध्यम से ही संभव है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे राग हैं उनकी सामान्य पहचान हम स्वरों के माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो सूक्ष्म यानी कि बारीक निकटतम पहचान है वो हमारे विशिष्ट स्वर समुदाय के माध्यम से ही संभव है। इन्होंने 30 रागांगों के नाम 30 रागांगों के नाम इस प्रकार बताए हैं। तो आइए समझते हैं हम अपने 30 रागांगों के नाम क्या हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रागांग लिखाऊं तो ये क्लीन करके एक ही स्लेट पे आ जाएगी 30 हमारे रागांग। तो आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे जो हमारे 30 रागांगों के नाम हैं वो क्या हैं। तो यहाँ लिख लीजिए बीच में कि 30 रागांगों के नाम।
तो नंबर फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए पहले। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो सबसे पहले हम अपने जानते हैं 10 रागांग। तो पहला हमारा लिख लीजिए श्री रागांग। नंबर दूसरा तो बागेश्वरी। सबके पीछे रागांग लिख लीजिए क्योंकि ये जो नाम है वो राग में भी आते हैं और ये रागांग भी हैं। सारंग। नंबर फोर्थ तो केदार रागांग। सोरठ रागांग। धनाश्री रागांग। कामोद रागांग। मल्हार रागांग। नट रागांग। हिंडोल रागांग। ये कितने हो गए? तो ये हमारे 10 हो गए। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊं। आइए इसके आगे ही यहाँ पे लिख लीजिए नंबर 11। 15 कर लीजिए, 15 अगले पेज पे कर लेंगे हम। 12 13 14 और 15 हिंडोल हो गया। आगे लिख लीजिए यहाँ पे भीम पलाशी रागांग। कौन सा? तो भीम पलाशी रागांग। भीम पलाशी के बाद लिखेंगे हिंडोल हो गया। मल्हार के बाद कान्हड़ा रागांग। कान्हड़ा के बाद लिख लीजिए ललित रागांग। ललित के बाद लिख लीजिए शंकरा रागांग। शंकरा के बाद लिख लीजिए दुर्गा रागांग। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बचे हुए अगले उस पे लिखा देती हूँ। तो ये हमारे कौन कौन से हो गए? श्री रागांग, बागेश्वरी रागांग, सारंग रागांग, केदार रागांग, सोरठ रागांग, धनाश्री रागांग, कामोद रागांग, मल्हार रागांग, नट रागांग, हिंडोल रागांग, कान्हड़ा रागांग, भीम पलासी रागांग, ललित रागांग, शंकरा रागांग और दुर्गा रागांग। तो इतना हो गया हो। आगे लिखते हैं हम अपने 15 के बाद। नंबर डालिए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और लास्ट है हमारा 30। चलिए आगे हमारा यहाँ कौन सा छूटा? तो भूपाली रागांग। भूपाली रागांग। आगे लिखेंगे तो पीलू रागांग।
फिर तो विभाष रागांग, विभाष के बाद लिख लीजिए भटियार रागांग, फिर लिख लीजिए आप पीलू हो गया, विभास हो गया, भटियार हो गया, बिहाग रागांग, अब लिख लीजिए आप, अब हमारे आप 10 ठाट जो बचे वो भी हमारे रागांग हैं, तो अब उन नंबर से उनको भी लिख लीजिए कि बिलावल रागांग, बिलावल के बाद कल्याण रागांग, खमाज रागांग, के बाद काफी रागांग, काफी के बाद भैरव रागांग, आसावरी रागांग, भैरवी रागांग, भैरवी रागांग, फिर लिखेंगे पूर्वी रागांग, पूर्वी रागांग। ये तो हमारे 10 ठाट ही हैं, तो ये तो मैं आपको पहले भी ठाट वाली क्लास में समझा चुकी हूँ। वही ये 10-20 हमारे वो रागांग और 10 हमारे ठाट वाले रागांग, इस प्रकार से कुल 30 रागांग हो जाते हैं। मारवा रागांग, पूर्वी के बाद मारवा, मारवा के बाद लास्ट है हमारा तोड़ी रागांग। तो इस प्रकार से हमारे कुल 30 रागांग हैं। भूपाली, पीलू, भिवास रागांग, भटियार रागांग, बिहाग रागांग, बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, भैरव और आसावरी, भैरवी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। तो जैसे कि हमारे 20 जो थे, 20 हमारे वो रागांग और 10 हमारे ये यहाँ से बिलावल से जो आते हैं वो हमारे 10 जो ठाटों के नाम। इस प्रकार से कुल 30 रागांग हैं जो किसने बताए हैं, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य नारायण मौरेश्वर खरे जी ने बताए हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको और पूछ लेगा कि इनमें से एक कौन सा रागांग नहीं है या रागांग राग नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो आज हमने अपनी रागांग की क्लास को समझा, जाना कि इसका श्रेय कितने रागांग हैं, इसको लाने का श्रेय किसे जाता है और जो हमारे रागांग होते हैं वो क्या हैं। तो आज हमने ये सबको जाना। तो आप अच्छे से इनके सारे नाम नोट करके लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और मैं बता ही चुकी हूँ कि क्वेश्चन भी किस टाइप का बनता है कि हमारे रागांगों की संख्या कितनी है भारतीय संगीत में, तो वो है 30। या फिर रागांगों को प्रयोग में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो है नारायण मौरेश्वर खरे जी को। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा एक रागांग राग नहीं है, तो आप बता ही सकते हैं कि कौन सा नहीं है। इन 30 को छोड़ के जो भी नाम होगा वो हमारे रागांग राग में शामिल नहीं होगा। तो आइए, जैसा कि हमने आज अपने इनको सभी को लिखा और समझा, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।